और देखिए, बात करेंगे आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की, जो आज प्रदेश भर में सुर्खियां बटोर रही है। राजस्थान में बड़ा एक्शन हुआ है। मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, सप्लाई करने वालों, उनके सहयोगियों और परिचितों के यहां राजस्थान समेत 4 राज्यों में छापे पड़े। खास बात यह है कि छापेमारी की जद में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी आ गए हैं। उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। कोटपुतली में पैकिंग फैक्ट्री में छापेमारी की गई। स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। आईटी के छापे पड़े हैं। जयपुर, कोटपुतली, भीलवाड़ा और उधम सिंह नगर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए, राजस्थान में दबिश दी गई है। अन्य राज्यों में भी दबिश की खबर है। छापेमारी की जा रही है। आईटी के ये छापे पड़े हैं। आईटी छापे की कार्रवाई पर मंत्री राजेंद्र यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण हुई। उन्होंने कहा, हम कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनसे बात की सहयोगी अरबाज अहमद ने। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इनकम टैक्स के छापे पड़े, क्या सर पूरा मामला है? अगर देखा जाए एक तरह से बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, और हकीकत क्या है, हुआ क्या? सुबह 8 बजे मुझे मैसेज आया कि आईटी डिपार्टमेंट ने अपने फैक्ट्रियों में और इसमें सर्च के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चे को भी और फैक्ट्री में सबको मैसेज कराया कि आप बिल्कुल सर्च में सहयोग दीजिए। अगर आईटी डिपार्टमेंट को कोई सर्च करनी है तो वो उनका अधिकार है, मगर राजनीतिक द्वेषता के साथ अगर वो कोई सर्च करते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध भी करेंगे। और कहीं पर भी हम लोग ऐसे किसी उसमें नहीं है, लिप्त नहीं है, जिसके लिए हमें कहीं खुद को शर्मिंदा होना पड़े, या हमारी पार्टी को या मेरे परिवार को। क्या जो है आपके प्रतिष्ठान है जिन पर सर्च की जा रही है, किस आधार पर की जा रही है? कुछ इशारा दिया? आधार तो आईटी डिपार्टमेंट से आप लोग जाके पूछ सकते हैं। वो बताएंगे भाई क्या क्या आधार है उनके पास। इंफॉर्मेशंस होंगी, वो रिकॉर्ड पे होंगी उनके पास। आप उसमें चेक करा के बताओ कि भाई आप ये किस आधार पे कर रहे हो। हमारे पास आए तो हमारा बिजनेस है, और वो आके जब बोलते हैं भाई हमें सर्च करनी है, तो हमने कहा आप बिल्कुल करिए। आपने राजनीतिक द्वेषता की बात की, तो किस तरफ इशारा है? राजनीतिक द्वेषता की सामने आ रही है बात। भाई कोई भी चीज़ आपके सामने है कि क्या किसी चीज़ को कहीं जोड़ के आप कहीं भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई बात होगी। मगर हम निश्चित हैं अपने कारोबार से, अपने राजनीतिक जीवन से निश्चित हैं हम लोग। कहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर कोई देना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं मुकाबले के लिए। कितने ठिकानों पर आपके किया गया है कार्रवाई? 4-5 जगह हैं जहां अभी सर्च चल रही है। मेरे बेटों के घर पे है, यहाँ जयपुर में, कोटपुतली हमारी फैक्ट्री पे है, और उत्तराखंड में और गुड़गांव में। सभी जगह एक साथ एक ही समय पे किया गया या कोई पहले से? एक साथ। अभी जो बच्चे हैं आपके वहाँ मौजूद हैं, कितने टाइम से चल रही है, कितना समय उनको दिया गया? 8 बजे से चल रही है, और अभी वो जांच कर रहे हैं, उनका सर्च पूरी होगी। सीजर बनेगा, जो आएगा सामने पता लग जाएगा। सीजर को लेकर के अभी कोई अनुमान नहीं है कि किस चीज़ का क्या है? तो सब चीज़ें खुली हैं, वो तो रिकॉर्ड पे आएंगी, तो पता लगेगा कि वो क्या चाह रहे हैं। और हमारे पास बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी ने देश को जाति, पंथ, मजहब के नाम पर विभाजित किया। देश उनकी गलतियों की सजा भुगत रहा है। राहुल गांधी नेता के तौर पर विफल हुए हैं। एक बार फिर जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है, जो सफल नहीं होगी। इस देश को तोड़ा, जाति, पंथ और मजहब के नाम पर तोड़ा, भ्रष्टाचार के नाम पर तोड़ा, अराजकता के नाम पर तोड़ा। कांग्रेस को भारत जोड़ने की सुध इतने वर्षों बाद आई है, ये भी ताजुब की बात है। नेहरू जी जोड़ लेते, इंदिरा जी जोड़ लेती, राजीव जी जोड़ लेते, मनमोहन सिंह जी जोड़ लेते। ये काम राहुल बाबा के बस का मुझे लगता नहीं है। नहीं, वो तो अभी कैसे खड़ा करेंगे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले वो खुद से सीधे खड़े हो जाएं और आटे को किलो में बेचने लग जाएं, तो मुझे लगता है ठीक हो जाए। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे आर्यवृत्तांतर्गत प्रदेशे। तो जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, जब से कालगणना का प्रारंभ हुआ है, तब से भारत जुड़ा हुआ है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है,
वो भारत जोड़ने का सवाल नहीं है। टूटती हुई कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बहुत कहीं जान आ जाए, उसके लिए जैसे वेंटिलेटर पर किसी मरीज को ले जाते हैं, उस प्रकार से वेंटिलेटर पर गई हुई कांग्रेस को ऑक्सीजन देने का प्रयत्न है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में युवती की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। युवती की हत्या आपसी रंजिश के चलते की गई थी। युवती के जीजा ने हत्या कर मध्य प्रदेश में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर आरोपी ने एक स्टेटस लगाया, मार कर मर रहा हूं। दरअसल मृतका अपने पति को छोड़ जीजा के साथ भाग गई थी। इसके बाद पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दोनों के बीच आपसी मतभेद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। दस दिन पहले ही बंटी से लड़कर वो महिला अपने यहाँ भीलवाड़ा में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे आई थी और कल शाम को बंटी उर्फ प्रकाश वापस भीलवाड़ा आया रिश्तेदार के पास में, और वो महिला जिसका नाम कन्या बावरी था उससे आकर के मिला और उसको अपने साथ में ले जाने की उसने जिद करी कि मंदसौर में साथ जाने के लिए जिद की, लेकिन महिला के न मानने पर वो पुणे घर से निकल गया। और शाम को वापस जब महिला मेला देखने गई थी तो वापस वहाँ पे घर पर आया और उससे बात करने की कोशिश की, तो घर वालों ने बताया कि वो मेला देखने गई है, तो पीछे पीछे महिला को ढूंढता हुआ चला गया था। और रिश्तेदारों को उसके बाद में रात को कन्या नहीं मिली और सुबह ही उसका शव केबी यानी केंद्रीय विद्यालय के सामने झाड़ियों के पीछे मिला। श्रीगंगानगर पुलिस एक सप्ताह में दूसरी बार दागदार हुई। पहले 29 अगस्त को घड़साना पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर अधिवक्ता विजय सिंह झुर्रण ने आत्महत्या की। अब एक कांस्टेबल पर दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में किराए पर रह रही एक अविवाहित नर्सिंग कर्मी युवती ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में युवती ने श्रीगंगानगर पुलिस के कांस्टेबल प्रगट सिंह पर और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कांस्टेबल पर शारीरिक शोषण करने, धोखा देने के आरोप लगाए, साथ ही अपने माता पिता से सुसाइड करने के लिए माफी मांगी। आरोपी कांस्टेबल प्रगट सिंह पुलिस लाइन में कार्यरत है, हादसे के बाद से फरार है। अजमेर के बूढ़ा पुष्कर में अमेरिका की तर्ज पर जेंडर रिवील पार्टी का आयोजन हुआ। इसे लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की ओर से आयोजित इस पार्टी में इवेंट कंपनी की ओर से जेंडर रिवील पार्टी का दावा किए जाने के बाद हंगामा मचा। आरोप लगाए जा रहे हैं इस पार्टी में नीले और गुलाबी रंग के गुब्बारे लगे, जो कि मेल और फीमेल बच्चे का संकेत माना जाता है। पार्टी में शामिल परिवार के लोगों ने जश्न मनाया। पार्टी की भ्रूण जांच के बाद बच्चे के लिंग का पता चलने के बाद इस तरह की पार्टी का आयोजन पश्चिमी संस्कृति का पार्ट है, लेकिन भारत में भ्रूण लिंग की पहचान उजागर करना भी प्रतिबंधित है। मामला सामने आने के बाद सीएमएचओ ने पीसीपीएनडीटी सेल को जांच के आदेश दिए। मामले का खुलासा होने के बाद रिजॉर्ट मालिक भी मीडिया के सामने आए। सभी आरोपों को खारिज कर इसे एक बर्थडे पार्टी बताया और इवेंट कंपनी की ओर से जेंडर रिवील पार्टी के दावे को खारिज किया। जो लिंग रिवील किए के लिए पार्टी की, जिसमें गुलाबी कलर के और नीले कलर के बैलून उड़ाए जाते हैं, जो कि प्रतीक होता है कि मेल होगा या फीमेल। ऐसा माना जा रहा है कि पहले ये लिंग का आइडेंटिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद इस तरह की पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें अगर फीमेल लिंग होता है तो गुलाबी रंग कलर का गुब्बारा उड़ाया जाता है और मेल हो तो ये नीले रंग का गुब्बारा उड़ता है, जिससे ये पता चल जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु किस तरह का है। ये चीज़ को हवा करके बढ़ाया गया है और ये आपसी द्वेष का कारण है। अब तो इवेंट वाले से कराया या खुद ने क्या कैसे मीडिया को पढ़ाया, मेरे को समझ में नहीं आया। ये था मेरा एक बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन मेरे पास पड़ा है। बर्थडे पार्टी में मेरे पास जिनके बर्थडे पार्टी का पूरा उनका वो कार्ड बनवा पड़ा है, उनकी पिक्स है, बर्थडे पार्टी मिल रही है। बात कोटा की गुमानपुरा थाने की डबल लॉक की अलमारी में रखे एक पुलिस अधिकारी के 11 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चोरी होने के मामले में फिलहाल आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पीड़ित ने कुछ पुलिसकर्मियों पर शक भी जताया और उनके नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
2021 के कोरोना काल में गुमानपुरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर, उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इस वजह से एसआई की पत्नी की मौत हो गई थी। घर में चोरी के डर से सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर ने नकदी समेत करीब 11 लाख रुपए के जेवरात गुमानपुरा थाने में अलमारी में रख दिए। कई बार चेक किया, जेवरात सलामत थे, लेकिन 16 जुलाई 2022 को जब सब इंस्पेक्टर ने अलमारी खोली तो गहने गायब थे। पीड़ित सब इंस्पेक्टर ने सीआई, एसपी और आईजी तक से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस की बदनामी के डर से मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी दौरान 31 जुलाई को सब इंस्पेक्टर रामकरण नागर रिटायर्ड हो गए। अब रिटायर हो चुके पुलिस अधिकारी की पीड़ा पुलिस भी नहीं सुन रही। सवाल यह है, जब पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी के जेवरात सुरक्षित नहीं तो कोटा पुलिस आम जन की सुरक्षा कैसे करेगी? रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं श्री रामकरण जी, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए। उन्होंने अपने पत्नी के गहने थाने से गुम होने का आरोप लगाया है। उस आरोप की जांच के लिए उस थाने से अलग एसएचओ हैं विज्ञान नगर श्री देवेश जी, उनको जांच दे दी है। वो उसके बारे में पूरी तफ्तीश कर रहे हैं कि यदि थाने से अंदर से गुम हुए हैं कि कहाँ से क्या चोरी हुई है, इस बारे में पूरी जांच की जाएगी ढंग से। और चूँकि सीआई साहब काफ़ी अनुभवी हैं, इस वजह से उनको ये मुकदमा दिया है ताकि हर प्रकार के एंगल पे उसकी जांच की सके और जल्दी से जल्दी उनको निस्तारण किया जा सके उसमें। और अब दौसा से आई एक तस्वीर देखिए। तस्वीर दिखाने से पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको सावधान करता है। जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उसे आप दोहराने की भूल कर भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि खतरनाक है। अब देखिए, ये देखते रहिए। शख्स जो बाइक चला रहा है, एक तो वो रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, बाइक को चला रहा है, और दूसरा स्टंट कर रहा है। अब देखिए जिस तरह से वो बाइक पर बैठा हुआ था, ये स्टंट नहीं तो और क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर कभी चलती बाइक पर दोनों पांव एक तरफ कर बैठा, कभी हाथ छोड़ बाइक ड्राइव करता दिखा। कई किलोमीटर तक यही वो करता रहा। जैसे ही बाइक सवार के आगे दो ट्रक दिखाई दिए तो वो अपने पैरों को बाइक पर सही तरीके से रखता है, लेकिन दोनों ट्रकों के बीच हाथ छोड़ बाइक निकालता है। इसके बाद जब बाइक सवार को आगे फिर ट्रक दिखाई देता है तो वो सर्विस रोड पर गाड़ी ले जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है उसका कोई वीडियो बना रहा है, वो वहां से फरार हो जाता है। तो देखिए, इसे लग रहा होगा कि वो खतरों का खिलाड़ी है, लेकिन आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दरअसल सड़कों पर कर क्या रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह के स्टंट, इस तरह की ख्वाहिशों को अंजाम तक पहुंचाने से बचें, क्योंकि इसका एक सेटअप होता है, इसका एक माहौल होता है, वहां पर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके बीच में ये चीजें की जाती हैं तो उसे स्टंट कहा जाता है। और अगर इस तरह यूं सड़कों पर किया जाए तो ये स्टंट नहीं है, बेवकूफी है। न्यूज 18 राजस्थान आपसे इस तरह की चीजों से बचने की अपील करता है। कोटपुतली में बदमाशों को किसी का भी डर नहीं। यहां बदमाशों ने घर जा रहे दो व्यापारियों पर पिस्तौल तान दी। हालांकि वो चोरी करने में कामयाब नहीं हुए। व्यापारी पीयूष और हर्ष दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 3 बदमाश उनका पीछा कर घर तक आए। घर के बाहर पहुंचते ही दोनों व्यापारियों पर पिस्तौल तानी, रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। सूचना पर पुलिस पहुंची और जानकारी लेकर इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। दुकान बढ़ा के घर जा रहे थे और घर के पास में 3 मोटरसाइकिल वालों ने बंदूक लगाकर बैग खींच के छीन के ले गए। कहाँ की बात है ये? पटेल कॉलोनी। तो आप लोग कितने लोग थे, कैसे क्या हुआ पूरा? 2 लोग थे आप? वो 3 जने थे मोटरसाइकिल पे। और बैग में कितना क्या क्या कैश या कोई सामान क्या था? सब दुकान के कागज थे, कैश नहीं था। तो पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ जी। करौली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली डिजिटल बैंक ब्रांच का पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करौली वासियों को डिजिटल बैंकिंग की नई सौगात शीघ्र मिलने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शुरू होने वाली डिजिटल बैंकिंग ब्रांच का गुलाब बाग में पूरा सेटअप तैयार किया जा चुका है। पहली डिजिटल बैंकिंग सेवा को लेकर ग्राहकों में भी खुशी का माहौल है। गौरतलब है, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से राजस्थान में 2 डिजिटल ब्रांच शुरू होंगे, जिनमें से एक करौली में, दूसरा कोटा के लिए स्वीकृत हुआ है। वैसे देश भर में सभी बैंकों की कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शुरू करने की तैयारी है।
हमारी ब्रांच में सारी डिजिटल फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड की जाएंगी, जिनमें एक अपने डिजिटल असिस्टेंट मोड पर ई लॉबी रहेगी जो 24 आवर कस्टमर के लिए अवेलेबल रहेगी राउंड द क्लॉक 365 डेज, जिसमें कस्टमर आके अपना कैश डिपॉजिट कर सकता है, कैश विड्रॉ कर सकता है, पासबुक में एंट्री करवा सकता है, पासबुक प्रिंट करा सकता है। उसमें ही एक डिजिटल साइनेज रहेगा जिससे कस्टमर को अवेयर किया जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले उस पर चलती रहेगी। कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ यूटिलाइज करनी है, कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी के रूप में क्या क्या चीज़ें काम में लेनी है, कौन किन चीज़ों से अवॉइड करना है। बीकानेर में लंपी से गायों की मौत, न्यूज 18 की इस खबर के बाद प्रशासन जागा। मेयर सुशीला राजपुरोहित ने हालात का जायजा लिया। हजारों गौवंश के शव देख मेयर का गुस्सा फूट पड़ा। लंपी संक्रमित पशुओं को खुले में छोड़ा जा रहा है, यह कहना है मेयर का। निगम आयुक्त और मेयर के बीच फिर विवाद छिड़ गया है। निगम आयुक्त ने लंपी से गौवंश की मौत को नकार दिया, कहा जोहड़बीड़ में सामान्य मृत पशु निस्तारित होता है, लंपी से मृत गौवंश की अलग निस्तारण की व्यवस्था की गई है। बीकानेर में किस तरह से गौवंश को डाला जा रहा है और उस पर अधिकारी एक गैर जिम्मेदाराना बयान पेश करते हैं कि ये गायें लंपी वायरस से ग्रसित नहीं है, ये डेली रूटीन वाली जो गाय मृत गौवंश है उनको डाला जा रहा है। तो हम ग्राउंड जीरो पे आए ये देखने के लिए कि अधिकारी की सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई जब सामने आई है तो दृश्य बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना काम अधिकारियों का है और बिल्कुल प्रशासन को उच्च अधिकारियों से अवगत करवाया जाएगा और इससे आने वाले बीकानेर में अनगिनत बीमारियां हो सकती है। इन अधिकारियों को पहले भी कहा था कि खोद के और उनको समाधि दी जाए गायों को, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। आज हजारों गायें मरी पड़ी है और इस कारण से बीमारियां फैल सकती है और गायों के अंदर और ज्यादा ये लंपी वायरस फैल सकता है। लंपी से जो भी पशु मरते हैं उनको यहाँ नहीं डाला जाता, वो अलग अलग स्थानों पे, उधर यूनिवर्सिटी के आगे और जो दूसरे चारागाह है, सुजान देसर का चारागाह है, बाकी जो चारों ओर चारागाह है, वहाँ पर हमने उनको गाड़ने के लिए खाइयाँ खोद के और उनको गाड़ते हैं। ये जगह तो वो है जहाँ पे ठेकेदार जो सामान्य तरह से जो पशु मरते हैं और जिनकी वह खाल उतारता है, जो उसके काम आती है, उनकी यहाँ ला करके और खाल उतारता है। बीकानेर में लंपी का कहर जारी है। रोजाना 200 से ज्यादा गौवंश दम तोड़ रहे हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा गायों की मौत बीकानेर में हुई है, लेकिन प्रशासन इन आंकड़ों को छिपाने में लगा है। नगर निगम की असंवेदनशीलता भी सामने आई। निगम प्रशासन की ओर से बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव खुले में फेंक दिए गए। दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन को अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। कर्तव्य पथ कैंपस की शानदार तस्वीरें मीडिया में शेयर की गई हैं। इसमें दिखाया गया है कैसे कर्तव्य पथ भव्य दिख रहा है। सेंट्रल विस्टा के दौरान हुए विकास कार्य के बाद अब पूरा कैंपस काफी खूबसूरत लग रहा है। इंडिया गेट के सामने वाला भी हिस्सा देखते ही बन रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस सेंट्रल विस्टा में आम लोगों की हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा में 16.5 किलोमीटर पैदल रास्ता होगा, 400 से ज्यादा बैठने के लिए बेंच, 16 वॉकवे ब्रिज होंगे और सड़क पर जाम न लगे इसके लिए अंडरपास भी। जिस राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड का आगाज होता है, उससे खास सड़क क्या हो सकती है, जिसका नाम सुन सुनकर आजाद भारत की कई पीढ़ियां बढ़ी हुई हैं। यहाँ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का आनंद कुछ और ही हो सकता है। अब यही राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ से इंडिया गेट तक के 3.5 किलोमीटर के इस स्ट्रेच का शुभारंभ 8 सितंबर को करेंगे। करीबन 20 महीने तक सेंट्रल विस्टा का ये जो पूरा फेज है वो बंद रहा। सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया जा रहा है और फर्स्ट फेज में राजपथ से लेके इंडिया गेट तक के दायरे का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1961 तक ये जो रास्ता है वो किंग्सवे कैंप के नाम से जाना जाता था और 1961 के बाद इसे नाम दिया गया राजपथ और अब यही राजपथ जो है वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा।
सेंट्रल विस्टा के पहले खंड का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, रूट किस तरीके से डाइवर्ट रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी ट्रैफिक आलाप पटेल। आलाप जी, क्या तैयारियां, किस तरीके से रूट डाइवर्जन रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? मैडम, जो दिल्ली के नागरिक है उनका उत्साह देखकर अपेक्षा की जा रही है कि भारी तादाद में लोग आएंगे। 8 तारीख के बाद लोग राजपथ का लुत्फ उठाने के लिए अपने परिवार के साथ आएंगे। तो ये देखते हुए हमने स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट्स का आयोजन किया है, जिसके तहत सी हेक्सागन में आने वाली सड़कें जैसे कि तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह रोड, पंडारा रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, अकबर रोड, अशोका रोड, केजी मार्ग और कोपरनिकस मार्ग, इन पर से हम जनरल ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। लोगों को आगाह करने के लिए हमने डिटेल ट्रैफिक एडवाइजरी भी इश्यू कर दी है। इसके अलावा हमने अनुरोध किया है लोगों से कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स ना लाए, यहाँ अपने परिवार के साथ आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या तो पार्क एंड राइड फैसिलिटी के माध्यम से, और यहाँ एंजॉय कीजिए। जो पार्क एंड राइड फैसिलिटी है वो डीएमआरसी के साथ प्लान की गई है, जिसके तहत 4 पिकअप पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं दिल्ली में। एक है पुराना किला भैरव मार्ग, एक है राजघाट, एक है जेएलएन स्टेडियम और एक है कनॉट प्लेस। इन 4 पॉइंट्स से लोग जो है अपने व्हीकल्स पार्क करके डीएमआरसी की बसेस में बैठ पाएंगे और वो बसेस उन्हें सी हेक्सागन तक लाएगी। वापसी में वो उन्हीं बसेस की सेवाओं का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियां जहां उन्होंने पार्क की है वहां तक पहुंच सकते हैं। ये पार्क एंड राइड फैसिलिटी शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक अवेलेबल रहेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।